हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का माइक्रो इकोनॉमिक्स से। हम चैप्टर 1 करेंगे। नॉर्मली इसमें चैप्टर 1 में ज़्यादा कुछ नहीं है, इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, देन थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो ये आपका टर्म 2 के सिलेबस के हिसाब से ये आपका एप्लीकेबल है, तो आपको ये पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आप अच्छे से पढ़िए, अपनी बुक्स निकाल लीजिए और जैसे जैसे मैं बताऊँगी उस टॉपिक को मार्क करते जाइए जो जो हम आपको पढ़ाते जा रही हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि हमारे अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है नॉर्मली। तो इसमें थोड़ा सा डिटेल से बताया गया है, बट आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र में क्या क्या चीज़ें, मतलब कितने हिस्सों में अर्थशास्त्र हमारी डिवाइडेड है। नॉर्मली हम, एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम नॉर्मली व्यक्तिगत की बातें करते हैं। ठीक है, इसमें हम नॉर्मली किसकी बातें करते हैं? व्यक्तिगत की, व्यक्तिगत स्तर पे बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और इसमें हम उस व्यक्ति की पर्टिकुलर, उसकी जो जो समस्या है हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, या एक फर्म है या एक फैक्ट्री है, उसको अपने किसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या निर्धारित करना है, हम उस समस्याओं का अध्ययन करते हैं व्यष्टि में। ठीक है, तो इसमें उसकी बातें की जाती है व्यष्टि में। व्यष्टि में यानी हम एक व्यक्ति की बात करते हैं कि वो व्यक्ति क्या क्या, मतलब उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी हो रही है, वो अपने संसाधनों को कितने हिस्सों में बांटेगा, कैसे यूज़ करेगा। व्यष्टि मतलब एक पर्टिकुलर, जो हम 11th क्लास में हमने पढ़ रखा है। ओके, देन 12th क्लास में जो तुम्हारी बुक है पूरी, समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसकी बात करते हैं। इसमें क्या होता है, हम विश्व में, वर्ल्ड में सामूहिक स्तर पे हम बात करते हैं। पूरा एक, मतलब मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में सभी लोग कितना उपभोग करते हैं, कितना कंज्यूम करते हैं, सभी लोगों को मतलब कितनी रोज़गार है, कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितने लोग बेरोज़गार है, हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं इसमें। ठीक है, ये होती है हमारी समष्टि की। व्यष्टि हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। ठीक है, तो अब इसको हम दोबारा से अच्छे से पढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? ये 1933 में हमने इसको बांटा था, अर्थशास्त्र को 2 हिस्सों में बांटा था, जो रेगनर फ्रिश ने बांटा था। ठीक है, इसको 2 हिस्सों में बांटा था, तो आपको ये पता होना चाहिए। और हमारे अर्थशास्त्र का नॉर्मली जिसको हम कहते हैं गॉडफादर, हमारा कौन है? एडम स्मिथ है। ठीक है, और समष्टि मतलब अर्थशास्त्र को 2 हिस्सों में 1933 में बांटा गया था। ठीक है, जो हमारे रेगनर फ्रिश है उसने बांटा था। एक व्यष्टि होता है, एक समष्टि होता है। तो हम और इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। दैन इसमें संक्षेप में और डिटेल से बताया गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पे, यानी कि पूरे अर्थव्यवस्था में एक क्वेश्चन रेज करता है। कि क्या क्वेश्चन हो सकता है कि टोटल कितना हम कंज्यूम करते हैं, मंदी कितनी चल रही है, कितने रोजगार है, कितने बेरोजगार है, टोटल लेवल पे बात की जाती है, पूरे विश्व के लेवल पे बात की जाती है। ठीक है, वही जो व्यष्टि होता है वो उसके उल्टा होता है। ठीक है, उसमें हम सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति कितना कंज्यूम कर रहा है, व्यक्ति कितना परचेज करना चाहता है, हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, देन हम समष्टि में नॉर्मली क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, आप देखोगे तो आपके चैप्टर इन्हीं टॉपिक पे डिवाइडेड है। ठीक है, सबसे पहले नेशनल इनकम, ठीक है, राष्ट्रीय आय की बात करेंगे। रोज़गार, हमारे देश में कितने रोज़गार है, कितने नहीं, हमें कितना निवेश करना चाहिए, कितना बचत करना चाहिए, ये सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। फिर मुद्रा का सिद्धांत, कि मुद्रा की मांग कैसे होती है, उसकी पूर्ति कैसे की जाती है, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। ये सब आप देखोगे ना, अपने बुक्स खोलोगे ना, तो आपके चैप्टर ऐसे ही होंगे। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया कि समष्टि क्या है। समष्टि में हम किन किन विषयों पे अध्ययन करेंगे, वो यही है टॉपिक, यही चैप्टर में तुम्हारा डिवाइडेड है। देन हम क्या पढ़ते हैं? सामान्य कीमत का स्तर, यानी कि कीमत, प्राइस क्या होनी चाहिए, कैसे मुद्रास्फीति होती है, मुद्रा अस्फीति होती है, कैसे प्राइजेस बढ़ते हैं, कैसे प्राइजेस कम होते हैं। आर्थिक विकास, यानी वास्तविक आय में कोई वृद्धि हो रही है, कैसे हो रही है, इससे रिलेटेड क्या क्या समस्याएं होती है। ये तो एक पूरा चैप्टर है, तो चैप्टर में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो बस यहाँ पे छोटा सा टॉपिक बता रखा है। और हम समष्टि के लेवल पे बात करते हैं कि कितना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चल रहा है, दो देशों के बीच में कितना व्यापार चल रहा है, दो देशों के बीच में हम, हमारा सामान अगर एक देश से दूसरे देश में जाता है, मतलब निर्यात आयात होता है, तो उसमें हम कितना टैरिफ देते हैं, यानी कितना टैक्स देते हैं, हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, ये सब टॉपिक है समष्टि के, ये तुम्हारे चैप्टर में डिवाइडेड है अच्छे से। तो एक बार हम इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं। डिफरेंस आपके बुक में ऐसे नहीं होगा, बुक्स में अलग टाइप के हैं, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप इसको ऐसे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, व्यष्टि एंड समष्टि अध्ययन का क्षेत्र क्या है। व्यष्टि में अध्ययन का क्षेत्र जो है वो नॉर्मली तुम्हारा व्यक्तिगत स्तर होता है, और समष्टि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, समष्टि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था, इसमें टोटल व्यक्तिगत स्तर। सामूहिकता की मात्रा, यानी इसमें मैं सिर्फ एक व्यक्ति की फॉर्म की बात करूंगी, उसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। इसकी मान्यता क्या है? जब मैं व्यष्टि की बात करूंगी तो समष्टि मेरा एकदम स्थिर रहेगा, एकदम कांस्टेंट रहेगा, और जब मैं समष्टि की बात करूंगी तो मेरा व्यष्टि एकदम स्थिर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है,
और केंद्रीय समस्या, नॉर्मली व्यष्टि में हमारी केंद्रीय समस्या क्या होती है, व्यक्ति कैसे अपने वस्तुओं को डिवाइड करेगा, ये सब उसकी समस्या होती है, ठीक है, व्यक्ति की। लेकिन समष्टि में क्या होती है कि कितना प्रोडक्शन करना है, कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना रोजगार, ये सब चीज़ें होती है। व्यष्टि समष्टि विरोधाभास, व्यष्टि स्तर पे जो तथ्य एकदम ठीक होते हैं वही जरूरी नहीं कि समष्टि पे भी ठीक ही हो। यानी व्यष्टि की बात करूँगी, अगर ये व्यक्ति अपने पैसे को इधर उधर खर्च करेगा तो वो उसके लिए बेनिफिट होगा, बट ज़रूरी नहीं है यही लॉजिक, सेम लॉजिक तुम्हारे समष्टि में एप्लीकेबल हो, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी सेम वहाँ समष्टि में भी है। व्यष्टि में क्या होता है, अवैध शासन में सरकार तुम्हारा हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात चल रही है, लेकिन समझने में पूरे संसार की बात चल रही है, एक पूरे देश की बात चल रही है, तो देश के जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं तो कौन लेगा, सरकार द्वारा ही होगा, तो सरकार इसमें हस्तक्षेप करती रहेगी। ये तुम्हारा डिफरेंस का पॉइंट है, ठीक है। और तुम्हारा समष्टि अर्थशास्त्र के कितने क्षेत्र होते हैं ये देखो। एक होता है उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र क्या करता है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है, तो उसको ज़रूरत पड़ती है परिवार क्षेत्र की, परिवार से उसको चीज़ें भाड़े पे लेने पड़ते हैं। जो मेन होता है, किसी भी चीज़ का तुम प्रोडक्शन करोगे तो तुम्हें परिवार से कुछ ना कुछ चीज़ें लेनी पड़ेगी, जैसे तुम्हारा भूमि, श्रम, पूंजी और फैक्ट्री जहाँ पे लगाओ, ये सब तुम्हें भाड़े पे लेने पड़ते हैं। फिर तुम वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन करते हो, जो प्रोडक्शन करते हो क्या वो खुद ही यूज़ करोगे, नहीं, तुम उसको बेचोगे भी परिवार को ही, तुम परिवार से चीज़ें भाड़े पे लोगे और परिवार को ही बेचोगे। फिर आता है परिवार। परिवार क्षेत्र क्या करता है, वो इन सब चीज़ों का उपभोग करता है, और वो इन सारे चीज़ जो वो उनको भाड़े पे दे रहा था, किनको दे रहा था भाड़े पे, उत्पादक को, ठीक है, तो वो उन सब का मालिक होता है। अगेन मैं समझाती हूँ, मान के चलो ये तुम्हारा उत्पादक है और ये तुम्हारा परिवार क्षेत्र है, ठीक है। तो उत्पादक जो था तुम्हारा, ये इन सब से चीज़ें भाड़े पे ले रहा था, इन सबसे चीज़ें भाड़े पे ले रहा था, यानी ये जो है, ये तुम्हारा जो परिवार क्षेत्र है, ये इन सब चीज़ का मालिक था। कौन सब चीज़ का, भूमि, श्रम, पूंजी और फैक्ट्री, ठीक है। फिर इसने, उत्पादक ने इन सब चीज़ों को यूज़ करके क्या बना, इन सब चीज़ों को यूज़ करके उसने वस्तु बनाई, और यही वस्तु उन्होंने किसको बेच दी, परिवार क्षेत्र को बेच दी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए इन दोनों में, यानी लिंक है। अगेन मैं अच्छे से पढ़ती हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ आए। देखो, उत्पादक क्षेत्र जो होता है वो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, जिसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, जो किसके अंडर आता है, गृह क्षेत्र के अंदर, वो उन सबको भाड़े पे लेता है, फिर उन सब चीज़ों को यूज़ करके वो वस्तु बनाता है, और देन वो उन सब चीज़ों को बेच देता है परिवार क्षेत्र को, ठीक है। ये अभी हमने उत्पादक क्षेत्र का पढ़ा। अब हम गृह क्षेत्र का पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया है, जो गृह क्षेत्र होता है वो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, ये तो हमें ऊपर से पता चल गया था, यानी वो ये सब चीज़ बनाने के लिए इन सबको, उत्पादक क्षेत्र को, ये चार चीज़ें जो होते हैं वो भाड़े पे देते हैं। भाड़े पे देते हैं, इसका मतलब क्या है, ये सब इन चीज़ों के क्या है, मालिक है, स्वामी होते हैं, ठीक है। यही इन दोनों के बीच में लिंक है, ये दोनों एक दूसरे से लिंक करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उत्पादक क्षेत्र एंड गृह क्षेत्र, ओके। देन तुम्हारा, हाँ ये, फिर आता है तुम्हारा तीसरा क्षेत्र, दो हमने पढ़ लिया, उत्पादक एंड परिवार। देन आता है सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र क्या करता है, इन सबको, जो तुम्हारा उत्पादक क्षेत्र है उन सबसे टैक्स लेता है, परिवार क्षेत्र से भी टैक्स लेता है अगर वो इनकम जनरेट करते हैं तो, और उनको सहायता भी देता है, और पेंशन सुविधाएं देता है गृह क्षेत्र को, वृद्धावस्था पेंशन देता है, यानी ये सब चीज़ों में उनकी मदद करता है, और टैक्स लेता है, उन सबको सहायता देता है। देन आता है शेष विश्व क्षेत्र, यानी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से क्या होता है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में हम अपने वस्तुओं सेवाओं का आयात निर्यात करते हैं, वस्तुओं सेवाओं को बेचते हैं, बस खत्म। चारों लिंक हमने पढ़ लिए। अगेन मैं समझाती हूँ तुम्हें अच्छे से। सबसे पहले हमारा जो था वो उत्पादक क्षेत्र था। उत्पादक क्षेत्र क्या करता है, वस्तुओं सेवाओं को बनाता है, लेकिन वो वस्तुओं सेवाओं को बनाने के लिए उसको चार चीज़ें, भूमि, क्षेत्र, पूंजी और उद्यम, किससे भाड़े पे लेने पड़ते हैं, परिवार क्षेत्र से। यानी परिवार क्षेत्र जो होते हैं वो इन चार चीज़ों के मालिक होते हैं, और उत्पादक क्षेत्र जब भी वस्तु बना लेते हैं वो उन सबका उपभोग करते हैं। देन आता है हमारा सरकार। सरकार क्या करता है, इन्हीं सब लोगों से टैक्स वसूलता है, देन इन्हीं सब लोगों को सहायता देता है, ओके। देन आता है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से हम क्या करते हैं, हम अपनी वस्तु एवं सेवाओं का आयात निर्यात करते हैं, बस, और वही अपनी वस्तु सेवाओं को खरीदते हैं देन बेचते हैं। इसमें यही बताया गया, ठीक है। ये तुम अच्छे से समझना कि क्या करते हैं, इन वस्तु एवं सेवाओं को खरीदते हैं देन बेचते हैं। देन अब हम इसमें पढ़ते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ये सब अभी हमने पढ़ लिया। इस चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर बहुत छोटा था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, तो अगेन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ईजी लैंग्वेज में, ठीक है। हम अगेन रिवाइज कर रहे हैं, तो देखो इसको क्या बोला गया है इसमें। तुम्हारा अर्थशास्त्र क्या होता है, कोई व्यक्ति या समाज अपने वैकल्पिक प्रयोग वाले दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए करता है तथा उसको अपने हिसाब से बांटता है। यानी देखो, अगर तुम एक पर्टिकुलर व्यक्ति हो, तुम्हारे पास मान लो बहुत कम पैसे, मान लो 100 रुपये, तुम उस 100 रुपये को डिसाइड करोगे कि मैं कहाँ पे कौन से संसाधनों में यूज़ करूँ। यानी कि जो 100 रुपये ना तुम्हारे, वो क्या है, तुम्हारे लिए दुर्लभ संसाधन है। तुम उसको अपनी संतुष्टि के हिसाब से उसको डिवाइड करते हो, ताकि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा
संतुष्टि मिल सके। ठीक है, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, तुम 100 रुपये को अपनी बुक्स में या अपने खाने पीने में खर्च कर सकते हो, बट तुम वो 100 रुपये जो है ना वो तुम्हारे लिए वो दुर्लभ संसाधन है, लेकिन तुम उसको उस हिसाब से यूज़ करोगे ताकि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि हो। ये तो तुम्हारा बेसिक चीज़ तो तुमने क्लास 11th में ही पढ़ रखा था। देन हमें पता है कि अर्थशास्त्र 2 हिस्सों में बांटा, 1933 में बांटा था रैगनर फ्रिस ने। ठीक है, एक होता है व्यष्टि और एक होता है समष्टि। ठीक है, तो समष्टि के बारे में पढ़ते हैं हम अच्छे से। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैक्रो जो वर्ड है तुम्हारी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ये तुम्हें याद होना चाहिए, ग्रीक से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, बड़ा, समग्र, यानी ओवरऑल बड़ा होता है इसका मतलब। ठीक है, इसमें हम पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। ठीक है, देन तुम्हें अच्छे से पढ़ते रहना, स्टे मतलब अच्छे से पॉजिटिव रहना और ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करना है। फर्स्ट चैप्टर में तुम्हारा इतना ही था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियो बनाते रहूँगी। आप कमेंट कर दीजिए आपको कौन कौन से चैप्टर के वीडियो चाहिए क्लास 11 12 जिसके भी। ओके।